अब तक आपने सुना कि कैसे तुलसी और ख़याली ने अगली पेशी के पहले का समय साथ साथ बिताया। दोनों की मनोदशा में नवजात शिशुओं ने बड़ा परिवर्तन कर दिया था। उनके मन आनंद से भरे रहते थे। इसी बीच उनकी पेशी की तिथि आ पहुंची। अब इसके आगे का हाल एपिसोड 16 में सुनिए। शीर्षक है कोर्ट साहब का सरेंडर। आज पेशी थी, सो तुलसी और ख़याली फटाफट तैयार हो गए। पेशी पर निकलने के पहले उन्होंने पोता पोती की नन्ही सूरतों का दर्शन किया। फिर सारंगी और ढपली कंधे पर टांग कर बस अड्डे की ओर चल दिए। ये जोड़ी सारे इलाके में प्रसिद्ध थी। तुलसी ने आज चलते समय जब उंगली से पोती का गाल छुआ तो पता नहीं कैसे वह सोते सोते मुस्का दी। तुलसी तो मानो निहाल हो गए। उस नन्ही परी के फूल जैसे लाल होठों पर फैली हल्की मुस्कान उनके मन में बस गई थी। आज वे ख़याली की बातों का जवाब हाँ हूँ में दे रहे थे। वे कहीं खोए हुए थे। ख़याली बोले, क्या बात है तुलसी दादा, कहाँ खोए हो? तबीयत तो ठीक है ना? तुलसी चौंक कर बोले, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात बार बार आ रही है। ख़याली ने सवालिया निगाहें डाली। तुलसी बोले, भगवान ने तुम्हारे घर एक साथ दो दो पिरानी भेज दिए हैं। अगर इनमें से एक हमारे घर में पल जाए तो हमारी भी मिट्टी सफल हो जाएगी। ख़याली को बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। वे पूछ बैठे, कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कहो। तुलसी बोले, कन्या हमें दे दो। हम जिंदगी भर तुम्हारी चाकरी करने को तैयार हैं। हम उसे जान से ज़्यादा संभाल कर पालेंगे। उसका कन्यादान करके हम बुढ़ा बुढ़िया का भी परलोक सुधर जाएगा। हम बुढ़ा गए हैं और अब हमारे घर में तो औलाद पैदा होने से रही। तुम्हारी पोती भी तुम्हारे ही पड़ोस में तुम्हारी ही आंखों के सामने खेल कूद कर बड़ी होगी। घर में जब दामाद आएगा तो हमें भी वारिस मिल जाएगा। हम बुढ़ा बुढ़िया निपूते नहीं कहलाएंगे। यह कहते कहते तुलसी का गला भर आया और वे धोती के छोर से अपने आंसू पोंछने लगे। ख़याली चलते चलते रुक गए और मंत्रमुग्ध से तुलसी का चेहरा देखने लगे। उन्होंने तुलसी को बाहों में भर लिया और बोले, हमसे पहले तुम उनके दादा हो। हम आज ही घर लौटकर सबसे बात करेंगे। इसमें हरज ही क्या है? हमारी बहुरिया एक है तो क्या हुआ? उसने उजाला तो एक साथ दो घरों में किया है। वे बस अड्डे पहुंच गए थे। थोड़ी देर में बस भी आ गई। ठीक 9:45 बजे वे कमरा नंबर 3 के सामने पहुंच गए। तुलसी का मन अपनी बात कहकर हल्का हो गया था। ख़याली की नज़रों में तुलसी का मान बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने उनका वंश बीज गोद लेने की इच्छा प्रकट की थी। हमेशा की तरह अर्दली ने आज भी उन पर एक उड़ती नज़र डाली। उनका केस आज भी पहली पायदान पर था। ठीक 10 बजे जज साहब कुर्सी पर आसीन हो गए। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। ख़याली और तुलसी दरवाजे के दाएं बाएं छिपकलियों की तरह कान लगाए खड़े थे। अर्दली बिना उन पर ध्यान दिए बरामदे में आया और उनके मुकदमे की पुकार लगाने लगा। फरीक कैन उसकी पुकार पूरी होने के पहले ही कमरा नंबर 3 के अंदर सरक गए। पुकार पूरी करके जब अर्दली पलटा तो दरवाजे के आसपास की छिपकलियां गायब हो चुकी थीं। वह आशंकित चेहरा लिए कोर्ट रूम में आया तो उसने फरीकैन को एक कोने में खड़ा देखा। वे दोनों उसे देखकर हौले हौले मुस्कुरा रहे थे। फरीकैन की शरारत देख अर्दली ऊपर से नीचे तक फूंक गया। जज साहब की मौजूदगी में वह इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। एक तरफ कुर्सी पर बैठे कोर्ट साहब का चेहरा आज लटका हुआ था। पिछले 15 दिनों में शायद केस के बारे में उनके ज्ञान चक्षु खुलना तो दूर, बल्कि उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। उनकी दीन दशा देखकर जज साहब वस्तुस्थिति समझ गए। उन्हें आभास हो गया कि आज भी उन्हें फरीकैन से कोई नई कहानी सुनने को मिलेगी। मुकदमे की फाइल हर पेशी पर स्वस्थ होती जा रही थी। वे भी अभी तक कोई मत नहीं बना पाए थे। फरीकैन निशंक थे और अदालत में बेखौफ खड़े थे। जज साहब ने कोर्ट साहब को कार्रवाई शुरू करने का इशारा किया। कोर्ट साहब मरे कदमों से न्यायपीठ के सामने आए और बोले, हुजूर, पिछले 15 दिनों में हमने फाइल का हर पन्ना पढ़ डाला। यह केस शुरू से लेकर आज तक झूले की तरह कभी इधर तो कभी उधर डोलता रहा है,
ना तो कभी इनकी रंजिश खत्म हुई और ना ही आज तक किसी का कत्ल हुआ, जिसका अंदेशा इस केस की पहली रिपोर्ट में दर्ज किया गया था। फरीकैन के मुताबिक ये ख़तरा आज भी उन पर उतना ही मंडरा रहा है जितना कि ये इनकी पहली गिरफ्तारी के वक्त था। वैसे उड़ती हुई खबर मिली है कि ये दोनों अंदर खाने गहरे दोस्त हैं, लेकिन अदालत में आते ही जानी दुश्मन बन जाते हैं। हुजूर ने भी गौर किया होगा कि केस हर बार हर पेशी में झूले की तरह पाला बदल देता है। ना तो कभी इतने सबूत मिले कि किसी फरीक को जेल भेज दिया जाए, और ना ही कभी इन्होंने इजलास को ये तसल्ली होने दी कि इनकी जान से ख़तरा टल गया है। ये ज़िले का सबसे पुराना केस है, लेकिन यह आज भी वहीं खड़ा है जहां से शुरू हुआ था। हुजूर, कुछ मामले इंसान नहीं बल्कि वक्त तय करता है, और मुझे लगता है कि ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। कोर्ट साहब की बात पर ख्याली बीच में बोल पड़े। कोर्ट साहब, आप दिल छोटा ना करो, लगे रहो, कभी ना कभी तो फैसला हो ही जाएगा। जज साहब ने ख्याली को डांटा। बीच में मत बोलो, जब कहा जाए तभी बोलना। ख्याली ने अपने मुंह पर उंगली रख ली। भीड़ दम साधे कोर्ट साहब की तकरीर सुन रही थी। अर्दली भी आज बड़े ध्यान से कोर्ट साहब की बातें सुन रहा था। आज तुलसी खामोश थे। उनकी आंखों के सामने तो नन्ही परी घूम रही थी, जिसके फूले फूले मुलायम गाल छूने पर वह मुस्कुरा दी थी। कोर्ट साहब बोले, अभी तक मैं अदालत में ना तो इनकी रंजिश को खारिज कर पाया हूँ और ना ही इनकी जान पर लटक रहे ख़तरे को दूर कर पाया हूँ। अब आप मुझे चाहे सज़ा दें या नाकाबिल कहें, मैं यह केस आगे नहीं लड़ सकता। कोर्ट साहब की आखिरी बात सुनकर तो जज साहब भी सकते में आ गए। ये तो इजलास की सरासर हार थी। इजलास तो फैसले करने के लिए होते हैं, ना कि हथियार डालने के लिए। वे बोले, कोर्ट साहब, अदालतें सबूत की बिना पर फैसले सुनाती हैं, आप मेरिट की बिना पर भी तो केस को बढ़ा सकते हैं। कोर्ट साहब बोले, हुजूर, पिछले 10 साल से मैं हर तारीख पर केस की मेरिट ही लेकर आता हूँ, लेकिन फरीकैन की कोई ना कोई बात इसे डीमेरिट बना देती है। अब कोई किसी के पेट में तो उतर कर देख नहीं सकता कि रंजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं। मान लीजिए कि केस खारिज हो गया और कल को इनमें से किसी ने एक दूसरे का पेट फाड़ दिया, तो हम तो गए काम से। हमारे तो ज़िंदगी भर के तजुर्बे पर कालिक पुत जाएगी। अगर हम इजलास से इन्हें जेल भेजने की गुजारिश करते हैं तो ये फरीकैन के हक़ में नाइंसाफ़ी होगी। इन्होंने अब तक कोई ऐसी ठोस हरकत भी नहीं की है कि जिससे इनकी अदावत जानलेवा किस्म की सिद्ध होती हो। मुझे तो यकीन है कि मेरे रिटायरमेंट के पहले तो ये मुकदमा ख़त्म होने से रहा। कोर्ट साहब की तकरीर में जज साहब को भी सच्चाई दिखाई दी। उनके मानस में भी चित्र घूम गया कि वे बूढ़े होकर अपने रिटायरमेंट की पार्टी ले रहे हैं और ये दोनों फरीक आंखें चमकाते हुए हाथ में माला लिए उन्हें विदाई देने के लिए खड़े हैं। जज साहब बोले, फरीक ढपली, मतलब ख्याली राम, अब तुम्हें जो कुछ भी कहना हो कटघरे में आकर कहो। कोर्ट साहब की करुण कथा सुनकर तो किसी का भी दिल करुणा से भर जाता। ख्याली भी करुणा के सागर में लगभग डूबने ही वाले थे कि जज साहब के मुंह से अपना नाम सुनकर उन्हें अपनी हैसियत का ज्ञान हो गया। वे कलेजे पे पत्थर रखकर कटघरे में आ गए। उन्होंने जज साहब और मौजूद लोगों को प्रणामी दी। इसके बाद ख्याली राम उवाच, हुजूर, आज कोर्ट साहब की बातें सुनकर हमारे मन में इनके लिए बहुत इज्जत बढ़ गई है। हम चाहे जेल चले जाएं या फिर हमारा कत्ल ही क्यों ना हो जाए, हम कोर्ट साहब को कभी उदास नहीं होने देंगे। ख्याली का स्वर सुनकर कोर्ट साहब भी जिज्ञासावश उनकी बातें सुनने लगे। ख्याली इतने शातिर थे कि उन्होंने अपनी 2 लाइनों में कोर्ट साहब का मान रखने के साथ साथ मुकदमे के दोनों मुद्दों, रंजिश और कत्ल के अंदेशे को भी जिंदा रखा था। जाहिर था कि उनके कथन से मुकदमे में कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। ख्याली कोर्ट साहब की तरफ हाथ जोड़कर बोले, आप ही बता दो कोर्ट साहब कि हम इजलास में ऐसा क्या बोल दें जिससे आपके चेहरे पे खुशी लौट आए। हमें अपनी जान की कोई चिंता नहीं है। अब ये चाहे तुलसी के हाथ से जाए या सरकार हमें फांसी पर चढ़ाए, लेकिन कभी भी किसी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए। ख्याली के वचन सुनकर जज साहब अचंभित थे। ख्याली खुद तो इजलास की नज़र में ऊपर उठते जा रहे थे और वाद बिंदु से भटके बिना कोर्ट साहब को दीनहीन भी बनाते जा रहे थे। ये फरीक अब उन्हें भी अपनी इज्जत के लिए ख़तरा लगने लगा। वे बोले, अगर केस के मुताल्लिक कोई बात हो तो बताओ।
कोर्ट साहब के कसीदे अदालत के बाहर पढ़ देना। ख्याली ने जज साहब की तरफ हाथ जोड़ दी और बोले, हुजूर, कोई भी इंसान जन्म से फरीक नहीं होता, वो तो बस अपने माँ बाप की औलाद होता है। ये फरीक वरीक तो उसे अदालतें बना देती हैं। पिछले 10 सालों में हमें कोर्ट साहब से मिलते मिलते प्रेम हो गया है। हमसे इनका दुख देखा नहीं गया तो हमने ऐसा बोल दिया। गुस्ताखी माफ़ हो हुजूर, अगर 2-4 साल आपके साथ भी निकल गए तो यह आपसे भी हो जाएगा। बातों ही बातों में ख्याली ने अपने मुकदमे की उम्र 4 साल लंबी कर ली थी। उन्होंने जज साहब को भी संकेत दे दिया था कि वे चाहे कुछ भी कर लें, अभी 4 साल तक तो इस मुकदमे का कुछ बनने वाला नहीं है। जज साहब भी अब धीरे धीरे कोर्ट साहब वाली स्थिति को प्राप्त हो रहे थे। उन्होंने लंच की घोषणा कर दी और बाकी बहस लंच के बाद सुनने का फरमान सुना दिया। इसके बाद कमरा नंबर 3 खाली हो गया। तमाशबीनों की नज़र में ख्याली आज बहुत ऊंचे उठ गए थे। लोगों को भी लगा था कि ढपली जरूर बजाता है, मगर इससे क्या हुआ, आदमी बहुत दिमागदार है। तुलसी ने लंच से पहले अदालत में अपना एक भी शब्द खर्च नहीं किया था। वे यंत्रवत चाय वाले के होटल पर पहुंच गए। होटल वाले को तो उन्होंने एक तरह से अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया था। उसने इनका खुले दिल से स्वागत किया। वह इनके लिए केतली में खालिस दूध की चाय बनाने लगा। ये दोनों बेंच पर बैठ गए।